हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 49 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि। तो बताइए 1943 जो है ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्यों है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था 1943 में, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए में दिया हुआ दांडी की यात्रा मार्च का आयोजन हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वही अगर हम बात करें कि जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो राम बिहारी के द्वारा किया गया था। और आजाद हिंद जो फौज की स्थापना जो किया गया था, इसका जो सेनापति बनाया गया था, किसको बनाया, सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में बताना है कि बंगाल के सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था क्योंकि। तो बताइए कि बंगाल के सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसलिए क्या था, क्योंकि ब्रिटिश ने उसके गिरिश युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था, विरोध किया था, इसलिए जो है बंगाल के सेना को भारतीय सेना ने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 3 नंबर पूछा है कि दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में राजधानी बनाई थी। तो बताइए कि दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत की राजधानी कहाँ बनाई थी। यहाँ पर ये बताना है कि भारत की राजधानी कहाँ पर बनाया था। दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत के पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, तो ये कोलकाता बनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि स्थानांतरित ये कब किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, ये पूछा जाता है कि दिल्ली को जो राजधानी के रूप में उसको जो स्वीकृत किया गया था, ये किसके शासनकाल में किया गया था, किसके शासनकाल में हस्तांतरित किया गया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। लेकिन जो दिल्ली जो मुख्य ये जो पूर्ण रूप से जो बना था, ये कैपिटल जो बना इंडिया का जो बना, तो ये कब बना था, तो 1912 में बना था। लेकिन इसके लिए जो है 1911 में ही हस्तांतरित को माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है। तो बताइए कि बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ईश्वर विद्यासागर को जो है बंगला गद्य के जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसकी उक्ति है। तो बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसकी उक्ति है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये सुभाष चंद्र बोस की उक्ति है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 6 नंबर में पूछा जा रहा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। बताइए कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हेनरी विलियम डेरेजियो को जो है ये माना जाता है, हेनरी विलियम डेरेजियो को माना जाता है आधुनिक भारत का प्रथम जो है राष्ट्र कवि माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो बताइए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेटकॉप को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो बताइए कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हरिलाल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है वार्षिक सोडा निम्न में से किसका एक आम नाम है। तो वाशिंग सोडा जो होता है इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं। तो वाशिंग सोडा की अगर हम बात करें कि वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 हो जाएगा, ये आपका वाशिंग सोडा है। और यहाँ पर आपका H2O हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10H2O हो जाएगा। अब वही अगर हम बात करें कि खाने वाला जो सोडा होता है इसमें खाली आप Na2HCO3 इसमें लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका खाने वाला सोडा। तो ये पूछा जाता है कि वाशिंग सोडा के जो है एक अणु में कितने जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो इसमें जल का 10H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, इस प्रकार से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि वाशिंग सोडा किसका एक आम नाम है, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि खाने वाला सोडा कौन सा, ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है ये वाशिंग सोडा के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में बताना है।
10 नंबर में पूछा रहा है कि पारद मिश्रण अमलगम निम्न में से क्या है। तो अमलगम जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी एक धातु होता है और दूसरा इसमें हर हाल में एक पारा लेना होता है, जिसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पारद मिश्रण अमलगम निम्न में से क्या है। तो अमलगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मिश्र धातु जिसमें एक कार्बन होती है, आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक धातु होना चाहिए पारा, मिश्र धातु प्लस उसमें पारा होना चाहिए, यानी कि Hg आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया, मिश्र धातु जो तीव्र से प्रतिरोधी हो, तीव्र घर्षण प्रतिरोधी होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगी। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रॉन बम को जब किसी शहर पर गिराया जाता है तो इसमें क्या होता है कि सजीव प्राणियों को अधिकतर इसमें मृत्यु होती है, लेकिन भवनों को इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ कि सजीव प्राणियों एवं भवनों दोनों को नुकसान होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भवनों को मगर सजीव प्राणियों को नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि सजीव प्राणियों को न्यूट्रॉन बम से क्या होता है कि सजीव प्राणियों को हानि होती है, लेकिन भवनों को किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा ये जो आपका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होगा, एक मुख्य स्रोत है इसका होने का कि प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश जब पड़ता है तो उसको एनर्जी जो होता है, यानी कि पौधा का जो खाद्य पदार्थ वो जो संचरित जो अपने में एब्जॉर्व करता है, वो किसके कारण करता है, तो वो रासायनिक क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा में वो रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण से किया जा सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर में क्रोनोमीटर से मापा जाता है। तो बताइए कि क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसमें समय को मापा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका समय जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्रोनोमीटर कहाँ पर लगाया जाता है, तो जलयानों पर लगाया जाता है, जिससे कि सही समय का पता लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने यहाँ कुछ इस प्रकार से कि दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइकल का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कि दूरी की एक इकाई है जो कि नॉटिकल माइकल का प्रयोग किया जाता है, ये किस में किया जाता है, तो ये आपका नेविगेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि नेविगेशन में दूरी की एक इकाई है नॉटिकल माइकल जिसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर में पूछा जा रहा है समय की सूक्ष्म अंतर को, यहाँ पर आपको बताना है कि समय की, यहाँ पर किस नहीं यहाँ पर की होगा कि समय की सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापा जाता है। तो बताइए कि समय के सूक्ष्म अंतर को किस सटीक विधि द्वारा यहाँ पर मापा जाता है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसको कैसे मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है एटॉमिक क्लॉक के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर में पूछा जा रहा है पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। तो बताइए कि पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका केवल परावर्तन पर आधारित है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर में पूछा रहा है कि हार्डवेयर का संबंध। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो संबंध होता है ये आपका होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बाहरी आवरण जो बना होता है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और उसका इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होता है जो काम करता है जिस पर, उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ये आपका कंप्यूटर से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हार्डवेयर का संबंध किससे, तो ये आपका कंप्यूटर से हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर में स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हो गया है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो एक पूछा जाता है कि कमानीदार तुला जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है ये आपका हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और स्प्रिंग की बात करें कि स्प्रिंग जो है किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी आपका हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना 19 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, क्योंकि डायनेमो को जो हम जनरेटर में लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि हमको वहाँ विद्युत की प्राप्ति होती है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि डायनेमो लगाते हैं तो वहाँ हमें विद्युत मिलता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायनेमो
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि यहीं पर आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट भी इधर दिया हुआ एवं इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता, ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया हुआ डेनबो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपका राइट है यहाँ तक कि डेनबो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तभी तो हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। एवं यहाँ पर दिया हुआ एवं इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन एक भाग यहाँ पर आपका राइट है, दूसरा यहाँ पर गलत है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपका पूरा गलत माना जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर पढ़ता है कि डेनबो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डेनबो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, ये तो सही है, अभी मैंने बताया कि ये सही है। और इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जब विद्युत उसमें देते हैं तो विद्युत देने के बाद वो क्या होता है कि रनिंग करता है, तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित हो गया, तो आपका ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सी में दिया हुआ डेनबो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डेनबो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ कि डायनबो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डायनबो क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बर्नौली के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है बुनसेर बर्नल जो होता है ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप धक्का होता है ये किसका उदाहरण, तो ये रैखिक संवेग का संरक्षण का उदाहरण। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऐसा भी रह सकता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है ये क्या होता है, बंदूक से हम किसी भी अगर गोली को अगर प्रक्षेपित करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है ये समानुपाती होता है, क्योंकि हम बंदूक में जितना तेजी से गोली आगे की ओर निकलता है उतना ही तेजी से पीछे की ओर मारता है, तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। तो ये भी यहाँ पर रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रैखिक संवेग का संरक्षण, तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि रैखिक संवेग का जो संरक्षण है ये न्यूटन का तृतीय गति नियम का ही तुल्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये पूछा जाता है कि रॉकेट जो किस सिद्धांत पर प्रक्षेपित होता है, यानी कि किस सिद्धांत पर वो उड़ान भरता है, तो ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ान भरता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में बताना है अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में निकलते हैं। तो बताइए अक्ल के दांत जो होते हैं ये किस उम्र सीमा में निकलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस उम्र सीमा में निकलते हैं, तो ये आपका 17 से 30 वर्ष में निकलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में बताना है आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। तो बताइए कि आकाश के यहाँ पर आकाश के समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको जो है साइनोमीटर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि साइनोमीटर का आविष्कार कब किया गया, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 1789 में किया गया था, लेकिन डेट पूछा नहीं जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 24 नंबर में पूछा जा रहा है वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है। तो देखिए राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश होता है और एक सदिश होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सदिश राशि जो होते हैं, सदिश राशि में क्या होता है कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में अदिश राशि में क्या होता है कि केवल परिणाम होते हैं लेकिन दिशा नहीं होते। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होती है और दिशा नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको मिस नहीं करना है, ऑप्शन ए में देखिए इसी को उल्टा के यहाँ पर दिया हुआ दिशा और परिणाम, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा रहा है कि सिस्मोमीटर या तो यहाँ पर सिस्मोलॉजी यानी भूकंप का जो अध्ययन कहलाता है, पूछा जाता है कि भूकंप का जो अध्ययन करते हैं हम इसको किसमें करते हैं, तो इसको सिस्मोलॉजी में करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर सिस्मोग्राफ भी लिखा रहता है और यहाँ पर सिस्मोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सिस्मोमीटर जो है डैश का आविष्कार किया गया था। तो बताइए कि सिस्मोमीटर जो ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो सिस्मोमीटर जो है लुगई पलमीरी के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका आविष्कार ये कब किया गया था, तो 1892 में किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 26 नंबर में फेराड की इकाई है। तो बताइए कि फेराड जो है ये किसकी इकाई है? तो ये कैपेसिटेंस की होती है, जिसको हम संधारित्र के नाम से जानते हैं, जिसको आप पंखा में यूज करते हैं। जो ये कैपेसिटर जो लगा हुआ था व्हाइट कलर का, उसको हम कैपेसिटर यानी संधारित्र कहते हैं, जिसका कि एसआई मात्रा की अगर हम बात करें तो फेराड में मापा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि फेराड जो है ये किस में मापा जाता है? जिसको कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस नहीं रहेगा तो यहाँ संधारित्र रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 27 नंबर भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो बताइए कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी इकाई की अगर हम बात करें संवेग, सीधा यहाँ पर समझिए कि संवेग जो होता है आपका मोमेंटम, तो संवेग की एसआई इकाई क्या होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो संवेग की एसआई इकाई की अगर हम बात करें तो ये न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर न्यूटन सेकेंड नहीं रहेगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड लिखा रहेगा। दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों पूछा जाता है। तो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यही केजी मीटर को हम क्या लिखते हैं? तो न्यूटन लिखते हैं, और इसी को हम सेकेंड लिखते हैं, तो न्यूटन सेकेंड हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर में पूछा जा रहा है फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? तो बताइए कि फलों और सब्जियों में कैरोटीन पाया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि कैरोटीन जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन ये दूध में पाया जाता है। कैरोटीन इसके अलावा गाजर में पाया जाता है। और कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन के कारण से हमें गुलाबी रंग प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि फलों और सब्जियों में स्थित जो कैरोटीन होता है ये किस रंग को प्रदान करता है? तो ये गुलाबी रंग को प्रदान करता है। और धुंध यानी कि दूध जो ये धुंधला रंग का जो दिखाई पड़ता है आपको, दूध को जब आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या होता है कि वो तो या तो थोड़ा पीला दिखने लगेगा या तो फिर गुलाबी थोड़ा दिखने लगता है। तो ये किसके कारण से होता है? तो ये आपके कैरोटीन के कारण से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बताना है आपको, यहाँ पर 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में डैश में स्थित होती है। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में डैश में स्थित होती है। तो बताइए किस में स्थित होती है? प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका किस में स्थित होती है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपका हरित लवक लिखा हुआ रहेगा। दोनों को यहाँ पर याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक जो होते हैं ये सारा एक ही होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाएं जो होती है किस में स्थित होती है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गन्ना एक प्रकार का डैश है। तो गन्ना एक प्रकार का घास होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो गन्ना उगाया जाता है ये उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। गन्ना की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा गन्ना यानी कि चीनी का मिल जो ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है चुकंदर पौधे का डैश भाग होता है। तो बताइए कि चुकंदर जो होते हैं ये पौधे के किस भाग में होता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चुकंदर जो है मुख्यतः जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि हल्दी जो होती है पौधे के किस भाग, कौन सी भाग है? तो पौधा में जो हल्दी होता है ये तना होता है। इस प्रकार से यहाँ भी पूछा जाता है। तो इस सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चुकंदर पौधे का जो है ये जड़ भाग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 32 नंबर में वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए कि वनस्पति जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हरे पौधे की जो भित्ति बनी होती है किसी भी हरे पौधे की वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा वनस्पति कोशिका जो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 33 नंबर में बताना है कि साइटोलॉजी अध्ययन है। तो बताइए कि साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कोशिका का जो अध्ययन करते हैं इसको साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 34 नंबर बताना है कि कवक को पोषण कहाँ से मिलता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कवक की अगर हम बात करें कि कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये खुद से भोजन नहीं बनाते हैं कवक, इसको जो है मृत और क्षय हुए जो है मृत प्राणियों से मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मृत और क्षय हो रहे मृत पदार्थों से जो है कवक को भोजन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित समूह में से मनुष्य किससे संबंधित है? तो ये कई बार प्रश्न जो है रिपीट हुआ है कि मनुष्य जो ये होमो सेपियंस से संबंधित होता है। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि होमो सेपियंस से जो मनुष्य संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका की पावर हाउस की अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि मनुष्य के सभी अंगों तक कोशिका को ऊर्जा जो पहुंचाने का कार्य करती है। किसके द्वारा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करता है। और यहाँ से जो ऊर्जा का संचालन होता है एटीपी के रूप में जो है सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है रेफ्लेसिया एर्नोल्डी जो है ये क्या है? तो
रेफ्लेसिया जो है, एर्नोलडी जो है, ये क्या है, एर्नोलडी जो कि ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका जो है सबसे बड़ा फूल का नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि रेफ्लेसिया एर्नोलडी जो है ये क्या है, ये सबसे बड़ा फूल का प्रकार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन, सॉरी यहाँ पर देखिए ये लॉर्ड इरविन जो इसका शासनकाल जो ये भारत में कब तक रहे थे, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये रहा था आपका 1926 से लेकर के 1931 तक रहा था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना 39 नंबर में अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, बताइए अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था ये कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना 40 नंबर में पूछा जा रहा है भारतीय अशांति जनक किसे कहा जाता है, बताइए कि भारतीय अशांति का जनक ये किसको माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो भारतीय अशांति जनक की अगर हम बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतने ही प्रश्न लेकर के आए, तब तक आपको लाइक कमेंट शेयर करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।